हेलो एंड वेलकम अगेन। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा तो फिर लेकर के आया हूँ। आज हम चैप्टर सेकंड की बात करेंगे। चैप्टर सेकंड क्या है? सेफ्टी रेगुलेशन स्टैंडर्ड। अगर आपको ये पीडीएफ पूरी चाहिए तो दोस्तों जल्दी से नीचे कमेंट करिए। और कमेंट करके अब मैं कुछ कंडीशन और बढ़ाने वाला हूँ कि जो लोग मेरे वीडियोज़ को शेयर करेंगे कुछ ग्रुप्स में और उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तभी मैं वीडियोज़ अब शेयर किया करूँगा आपके साथ। क्योंकि रीच बहुत कम हो रही है, तो अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपको भी कुछ तो मेरे लिए करना होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपके लिए कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। देखिए, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल टोटल समाज सेवा करने के लिए मैं भी नहीं बैठा हुआ हूँ। कुछ तो मुझे चाहिए, आपसे डायरेक्ट नहीं चाहिए तो इनडायरेक्ट चाहिए, आप बेटर जानते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब खुद तो करिए ही, लेकिन लोगों में शेयर भी करिए। और मेरे चैनल यूट्यूब जो व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको पीडीएफ देता रहूँगा। लेकिन पीडीएफ तभी मैं ज़्यादा दे पाऊँगा आपको कि जब आप जो है मुझे थोड़ा प्रमोट करेंगे, अदरवाइज फिर मैं मजबूर हो जाऊँगा, आपको पीडीएफ नहीं दूंगा। सिंपल। चलिए तो बात करते हैं सेफ्टी रेगुलेशंस की। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ज़रूरत सेफ्टी रेगुलेशंस की क्यों पड़ी, क्योंकि कंपनियां जो हैं जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के लिए जो तैयार नहीं होती हैं, तो गवर्नमेंट को फिर रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं, लीगल कॉम्प्लाइंसेस लाने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट सेफ्टी सेफ्टी रेगुलेशंस लेकर के आई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, जिस जो कंपनीज को, जो एम्प्लॉयर्स को मानने मैंडेटरी हो गए, तो इस वजह से फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस कंपनियों ने लेना शुरू कर दिए। तो सिंपल है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं डिस्कस कर चुका जरूरत क्यों पड़ी। जिससे कि वर्क प्लेस को हजार्ड से होने से बचाया जा सके, उनकी वर्कर्स की एम्प्लॉय की वर्कर्स की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकते, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसीलिए ये और लेकर के आने पड़े। जिसमें से इंडिया में अगर बात करें तो ब्रिटिश ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ रूल्स बनाए, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो बात कर सकते हैं हम OSHA। OSHA जो है, ये तो है आपका यूएसए का, लेकिन उसके इतर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ISO हर जगह पर चलता है इंटरनेशनल लेवल पर सब। वैसे OSHA जो है वो सबसे पहले आया, और उसकी डेट देखिए यहाँ पर मेंशन है। माफ़ी चाहूँगा, लास्ट वीडियो मैंने 4 अप्रैल बता दिया था, वो है 28 अप्रैल 1971। चलिए आते हैं तो क्या, ये जो OSHA है यूएस का लेबर डिपार्टमेंट ने इसको जो है एस्टेब्लिश किया ह्यूमन कंफर्ट के लिए, ह्यूमन हेल्थ सेफ्टी के लिए। इसने कुछ जो है प्रोविजंस बताए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इसने किस पर्पज से आया, तो क्यों आया। हजार्ड कम्युनिकेशन से रिलेटेड इसने बातें की। इसने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को मैंडेटरी कर दिया, क्या पीपी किट पहन करके लोग वर्कर्स जो है वर्क करेंगे। उसके अलावा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो है इसने मैंडेटरी कर दी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड हैव टू टेकन बाय द कंपनीज और एम्प्लॉयर्स। तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि फायर प्रोटेक्शन लगाइए, फायर के केस में सेफ एग्जिट बनाइए। इमरजेंसी एग्जिट आप लोग देखते होंगे आजकल के इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए इन्होंने मैंडेटरी कर दिया। उसके अलावा फॉल प्रोटेक्शन के सेफ्टी के से फॉल प्रोटेक्शन का मुराद आपने देखा होगा कि आपने एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर कोई पेंटिंग कर रहा होता है 10 माले की बिल्डिंग पर, तो वो एक झूले पर लटका हुआ होता है, उस पर वर्क कर रहा होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बैक में अगर कहीं से काम कर रहा होता है तो एक बेल्ट बंधी होती है, और बेल्ट के थ्रू और लटका होता है स्पेशली वो अलग, जिससे कि अगर इन केस ऑफ जो झूला है वो टूट जाए तो वो उस पर लटक जाए। या किसी हाइट पर जब वो काम कर रहे होते हैं, सीढ़ी के थ्रू भी काम कर रहे होते हैं, तब भी उनकी बैक में बेल्ट और रोप के थ्रू वो बंधे रहते हैं ऊपर, जिससे कि वो इन केस ऑफ एक्सीडेंट वो जमीन पर डायरेक्ट ना करें। तो फॉल प्रोटेक्शन के भी प्रोटोकॉल्स लेने शुरू किए हैं, और ये मैंडेटरी हैं कि अगर 4 6 10 मीटर की हाइट से ऊपर अगर आप काम करेंगे तो इस तरीके की प्रिकॉशंस आप लेंगे। फिर है नेशनल फायर प्रोटेक्शन NFPA। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाय द वे, फायर प्रोटेक्शन और फायर सेफ्टी से रिलेटेड एक अलग वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आएगा, क्योंकि फायर सेफ्टी अक्सर लोगों को लगता है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब फायर सेफ्टी का नाम सुनते ही, फायर का नाम सुनते ही लोगों कान खड़े हो जाते हैं। तो फायर सेफ्टी नहीं, उसके अलावा बहुत सेफ्टी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं आप। तो फायर सेफ्टी के लिए बाय द वे अलग ओवरव्यू होगा। अब देखिए इससे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, तो इससे ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसके, जो ये इसके कोड्स हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं कि इसके कोड क्या हैं। तो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एंड एसोसिएशन, पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, उसके अलावा कोड क्या है, तो 101 क्या है, लाइफ सेफ्टी कोड है।
101 क्या है? लाइफ सेफ्टी कोड है। पहले क्वेश्चन ये पूछेगा, लाइफ सेफ्टी कोड है ये, और किससे एसोसिएटेड है? तो ये फोकस करता है बिल्डिंग सेफ्टी एंड फायर एग्जिट। बिल्डिंग की फायर के केस में सेफ्टी क्या है और फायर के केस में एग्जिट कैसे होना है। तो इस तरीके के कोड किस में दिए हैं? एनपीएफएस 101 में दिए हैं। एनपीएफएस 70 क्या है? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोड है। इलेक्ट्रिकल फायर के केस में ये वाले कोड अप्लाई होंगे। एंश्योर सेफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। एनपीएफएस 13 जो कोड है, स्टैंडर्ड फॉर फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, यानी जो फायर स्प्रिंकलर फायर फाइटिंग के जो सिस्टम लगाए जा रहे हैं बिल्डिंग्स में, उनका क्या स्टैंडर्ड होगा, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उसके लिए है एनपीएफए 30। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एनपीएफए 101 किसके लिए? 101 जो बिल्डिंग सेफ्टी और जो है फायर एग्जिट के केस में। एनपीएफए 70 मैंने आज ग्रुप में क्वेश्चन भी डाला था इससे रिलेटेड, तो लोगों ने बड़ा गलत किया, तो समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन से है। आगे आइए, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड एनसी, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि एनसी का नाम मत फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा आजकल लीड लेता है इन चीजों में। तो इसका काम क्या है? ओवरसीज द क्रिएशन ऑफ वॉलेंट्री स्टैंडर्ड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज एंड सिस्टम एंश्योरिंग सेफ्टी एंड कंसिस्टेंसी। इसका पर्पज है रिलेवेंस टू इंडस्ट्री क्या है? एर्गोनॉमिक्स स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स बनाने हैं आपको, और वर्कप्लेस को और उनकी मशीनरी को एर्गोनॉमिक होनी चाहिए मशीनरी और वर्कप्लेस, ये इंश्योर करता है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स के बारे में ये बात करता है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाइक आईवीआर प्रोडक्शन, यानी आईवीआर जो वेल्डर्स वगैरह होते हैं उन पर अमेरिका में ये लागू होता है। आईवीआर प्रोडक्शन यहाँ से है। फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फिर में आपको ये होमवर्क है, डेट किस डेट में ये एग्जिस्टेंस में आया ये आपको देखना होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए जल्दी से कि किस डेट में ये एग्जिस्टेंस में आया। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका काम क्या है? ये प्रमोट करता है वर्क प्लेस सेफ्टी हेल्थ थ्रू कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन। अपने ये रिकमेंडेशन देता है, अपने इसके कंडीशंस क्राइटेरिया हैं कि इसके ही अंडर में वर्क होना चाहिए, यानी ये कंट्रीज को हिदायत देता है कि उस इस स्टैंडर्ड के साथ वो अपने एम्प्लॉय को काम कराएं, यानी वो अपने यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इनके कंडीशंस को मानने पर मजबूर करें। ये दो मेन इसके की कोड हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। C155 किसके लिए? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन के लिए है, और दूसरे 181 है फ्रेमवर्क एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। तो ये आपको दोनों को याद रखने हैं। फिर ये एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ISO 45001 किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISO के स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो ISO का जो सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड है वो कितना है? 45001। ISO स्टैंडर्ड सेफ्टी इंडस्ट्री सेफ्टी से रिलेटेड जो ISO का स्टैंडर्ड किस कैटेगरी में आता है? 45001। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। इसके की फीचर्स जाहिर सी बात है, वर्क प्लेस का प्रोडक्शन होना चाहिए, हजार्ड से रोकना है, ये सभी में कॉमन है, या लिखा हुआ है 2 लाइन, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन सभी में जाहिर सी बात है हर चीज में वर्क करेंगे। हेल्थ, वर्क प्लेस, हजार्ड, रिस्क, एक्सीडेंट सबको मिनिमाइज करना है, अल्टीमेट वर्कर की ओवरऑल लाइफ प्रोटेक्ट करके रखनी है, यही इनका टारगेट है। फिर उसके बाद में है अंडरस्टैंडिंग द लीगल फ्रेमवर्क। तो लीगल फ्रेमवर्क है लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी लॉज को जो है आपको लागू करना, उनको यूज करना बहुत ज़रूरी है। कंप्लायंस विद सेफ्टी लॉज ये बहुत ज़रूरी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें अब नहीं जाना है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड सेफ्टी ऑफिसर, इनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? जाहिर सी बात है एम्प्लॉय की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉपरली जो लॉज हैं, जो लॉ बना रखे हैं उनको फॉलो करे। कंपनी की एम्प्लॉयर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ्टी का जो एनवायरमेंट दे, तो सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करते हुए एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए मजबूर करे, और उनको तमाम वो प्रोटेक्टिंग गियर्स दे, जैसे पीपी किट दे, वैसा एनवायरमेंट दे, एर्गोनॉमिक एनवायरमेंट दे, जिससे कि हेल्थ उसकी और उसका जो वर्क प्लेस एर्गोनॉमिकली गुड हो। उसके अलावा सेफ्टी ऑफिसर्स क्या है कि वो जो एम्प्लॉयर हैं उनको मजबूर करें कि वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। किसी भी ऐसे एम्प्लॉय को अपने यहाँ न रखें जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मानने से इनकार करता है। तो ये एम्प्लॉय एम्प्लॉयर उनका सब कॉमन सेंस पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन डिटेल में आपके लिए ये पड़ा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेफ्टी एक्ट और कुछ हैं तो इनको आप देख लेंगे, कोई ये ऐसी चीज़ नहीं है बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एंड अदर कोड्स, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फायर सेफ्टी का कोड 101 है, इलेक्ट्रिकल का जो है 70 है, और बिल्डिंग कोड जो है 13 है, ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर है बाय द वे फायर सेफ्टी के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल फायर सेफ्टी हो, किचन से फायर हो या नॉर्मल फायर हो, उसके बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो में बात
करेंगे भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फिर आ जाते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हम हर उसके पीछे टॉपिक के पीछे लगाए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, बाकी डिटेल में क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि ये ओशा यूएसए का क्या है, तो यूएसए का जो ओशा है, जाहिर सी बात है यूएसए, ओशा से याद रख लेंगे। 450 किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है। 450 आप लोग जानते हैं, तो किससे रिलेटेड है? फायर सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आगे आ जाते हैं, नेशनल फायर प्रोडक्शन एनपीएफए बेस्ट नोन फॉर स्टैंडर्ड रिलेटेड टू। एनपीएफए किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर सेफ्टी, वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स, तो किससे है? फायर सेफ्टी है। सिर्फ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं है, एनपीएफए नेशनल प्रोटेक्शन फायर है, इलेक्ट्रिकल फायर है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं, इलेक्ट्रिकल फायर है। ठीक है, एनपीएफए स्टैंडर्ड्स इलेक्ट्रिकल, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड किस में आता है? एनपीएफए 70 में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री एक्ट इन इंडिया प्राइमरीली एड्रेस, इंडिया में फैक्ट्री एक्ट में क्या आता है? वर्कर सेफ्टी, वेलफेयर एंड हेल्थ। आईएलओ C115 देखा, C115 और C187, C187 दो थे, तो C1875 क्या है आपका? है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। विच एक्ट मैंडेट रिस्क असेसमेंट एंड इमरजेंसी प्लान्स इन यूके, अभी निकल के गया है, आप देख लेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चंस हैं, कुछ इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा आपके लिए, मैं स्लो करके इसको बढ़ा देता हूँ ऊपर। आप लोग इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, या जब वीडियो पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो उस पीडीएफ से भी इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर अब दूसरा जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है रिस्क असेसमेंट एंड हजार्ड एनालिसिस, तो इसको दोस्तों पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।